हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्या चल रहा है? भारत का भूगोल चल रहा है और उसमें भी हम जो है अब चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। गाइज, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। एक्चुअली क्या है, इसके पार्ट्स बहुत हैं। ठीक है, हर चैप्टर के पार्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 3 है वो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे ही हमारी जो है सीरीज़ वो कंप्लीट होती रहेगी। आपको एक ही चैनल पे हर एक जो है आपको सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वही है यहाँ पे सिलेबस है गाइस। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हमने क्या किया है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि सामान्य परिचय हम कर चुके हैं। सेकंड में गाइस हमारे पास क्या है, भौतिक विभाजन जो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अप्रॉक्स 10 के आसपास पार्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद आज जो हम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस इसके बाद जो भी है चैप्टर आप एक बार जो है देख सकते हैं। बस उसके बाद हम क्या है धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने देख लिया हो, चलिए हम फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको सच में थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यों की, फिर हम आएंगे केंद्र शासित प्रदेश में। तो गाइस, राज्य आप जानते हैं जो 2020 26 जनवरी को क्या होता है कि जब ये कई जम्मू कश्मीर बन जाता है, उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव एक हो जाते हैं, उसके बाद की बात हो रही है। तो ये हो गया टाइम पीरियड 26 जनवरी 2020 का। तब हमारे पास कितने थे? 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे यानी कि यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, अब यहाँ की जो राजधानी है भारत की वो है गाइस नई दिल्ली। और वर्तमान जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त क्या है गाइस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाइस क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर में जो है आपका, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो जो आपका एनसीआर है, एनसीआर में आपका जो एक आता है दिल्ली। दिल्ली के अतिरिक्त आपके पास हरियाणा उप क्षेत्र के तहत क्या क्या आता है? हरियाणा उप क्षेत्र के तहत गाइस यहाँ लिखा है फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जर। फिर उसके बाद है पानीपत, पलवल, भिवानी। फिर है महेंद्रगढ़, जींद और क्या हो गया आपका करनाल जिले जो है। और अगर हम हरियाणा से अलग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एनसीआर में क्या क्या आता है उत्तर प्रदेश का गैस? मेरठ हो गया, गाजियाबाद है, हापुड़ है आपका, गौतम बुद्ध नगर है आपका, बुलंदशहर है आपका, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है एनसीआर में आते हैं, तो उसमें एक गाइज है यहाँ पे अलवर है आपका, भरतपुर जिला, ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीय कार्यालय के अनुसार अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल गाइस किसका आता है? राजस्थान का आता है। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए गाइस, ये लिखा है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे गाइस आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे लिखा है महाराष्ट्र। फिर देन फोर्थ नंबर पे आता है यूपी और फिफ्थ नंबर पे आता है गुजरात। और सबके आप क्या कहते हैं किलोमीटर्स में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको गाइस? उत्तर प्रदेश में मिलेगी। सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। तो उत्तर प्रदेश में गाइस 2011 की जनगणना है, हालांकि अगर हम अभी 2021 की बात करें तो ये काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है गाइस? लिखा है 19 करोड़, जबकि ये 19 करोड़ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की गाइस यहाँ लिखा है कुछ 11 करोड़, बिहार की लिखी है 10 करोड़, पश्चिम बंगाल की लिखी है 9 करोड़ ऐसा, और आंध्र प्रदेश की लिखी है 8 के आसपास। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य। मतलब सपोज कि अगर ये उत्तर प्रदेश है तो उससे कौन कौन से राज्य जो है स्पर्श करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो जैसे गाइस यहाँ पे आपका मान लेते हैं उत्तराखंड हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि सेकंड नंबर
देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आप तक का क्या क्या मिलता है। देखिए हिमाचल प्रदेश मिलता है, हरियाणा मिलता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये सारे जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ ये भी आपका उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से चिपके हुए हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो गाइस ये कैसे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, अगर आप क्या करते हैं, एटलस को साथ लेके बैठते हैं तो, ठीक है। लेक्चर के संग आप क्या करिए, एटलस को साथ लेके बैठिए। तो दोस्तों आगे क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, और ये किस अक्षांश पे, ये है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है, अर्थात जो कर्क रेखा है ना गाइस, कर्क रेखा के बहुत पास है, यानी कर्क रेखा हमारी 23 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश पे है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि ये दक्षिण में स्थित है, इसकी मतलब इस कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब इसमें लिखा है जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार क्या होता है, आंध्र प्रदेश की सीमाएं किस किस से मिल रही हैं गाइस, यहाँ लिखा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड क्या तमिलनाडु, ठीक है, अर्थात कुल 5 राज्यों से मिलती हैं। फिर हम बात करेंगे तेलंगाना। तो तेलंगाना की जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से मिलती हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिर लिखा है यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगी सीमा 6, यानी कि 5 राज्य हो जाएंगे, एक होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि कर्नाटका की सीमा अगर हम देखें तो किससे मिलती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एंड तमिलनाडु, यानी कि 6 राज्यों से मिलती है। अब हम बात करेंगे केरल की सीमा। तो गाइस ये मिलती है आपकी 2 राज्यों से, यानी कि एक कर्नाटका से मिलती है और दूसरी जो है आपकी तमिलनाडु से मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है पुडुचेरी के जो माही क्षेत्र हैं को अगर हम माही क्षेत्र को भी जोड़ दें तो जो केरल है तो 2 हो गए आपके राज्य और एक हो गया पुडुचेरी का माहे, इन सबसे जो है केरल की सीमा मिलती है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे है भारत का मैप, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा किससे मिल रही है। तो गाइस देखिए क्या क्या है, यहाँ पे राजस्थान से मिल रही है, यहाँ पे आपकी गुजरात से मिल रही है, यहाँ महाराष्ट्र से मिल रही है, यहाँ छत्तीसगढ़ से मिलती है और यहाँ उत्तर प्रदेश से मिलती है, यानी कि 5 राज्यों से मिलती है, ठीक है। वैसे ही आप एक बार क्या है अपना एटलस खोलिए और बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो आपका पुडुचेरी होता है। तो देखिए पुडुचेरी में कौन कौन से हैं, देखिए पुडुचेरी में माहे जो है पुडुचेरी में है गाइस, यमन है और फिर कराईकल, ये आपको याद रखना है। तो जो यमन है वो किसके पास है, आपका आंध्र प्रदेश के पास है, और जो माहे है वो आपका है केरला के पास, एंड जो आपका कराईकल है वो आपका है तमिलनाडु के पास, ठीक है। तो ये वाला आपका केरला के पास है, ये आपका तमिलनाडु के पास है, ये आपका आंध्र प्रदेश के पास है। तो गाइस इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको सही से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात 3 राज्यों और पुडुचेरी केंद्रीय शासित प्रदेश के कराईकल क्षेत्र से मिलती है। देखिए तो ये रहा आपका जैसे तमिलनाडु, तो इसने कहा केरल से मिलती है, इधर कर्नाटका से मिलती है, आंध्र प्रदेश से मिलती है, और जो ये पुडुचेरी का कराईकल है उससे मिलती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंजाब राज्य की सीमाएं किससे मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से मिलती है। देखिए जब हम पंजाब पे आते हैं तो देखिएगा इस पंजाब की, ये पंजाब है, तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर, इससे मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देन अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे मिल रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इनसे मिलती है। फिर आप आ जाइए उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो गाइस एक बार हम उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर पूर्वी राज्य। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश है, देन नागालैंड है, मणिपुर है, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, एंड देन यहाँ पे लिखा है सिक्किम, ठीक है। मतलब आप इसे कुछ ऐसे मान के चलिए जैसे कि आपका होता है सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ पे गाइस है आपका भूटान, ठीक है। फिर यहाँ जो है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आता है आपका नागालैंड, ये आता है आपका मणिपुर, ये आता है आपका मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चलें तो इस तरह से आप पहले बनाते हैं मेघालय, मेघालय के बाद
ये होता है आपका त्रिपुरा। गाइस अगर मैप बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, सिक्किम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे रुक जाइए और यहाँ से फिर स्टार्ट करिए, यहाँ से आइए, पहले मेघालय बनाइए, देन त्रिपुरा बनाइए और मिजोरम को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, ये सिक्किम होगा, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ आता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गया आपकी 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए एक बार अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो गाइस यहाँ इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय आपका, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। ठीक है, अब लिखा है असम। असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय है। अब मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत का छोटा और क्या स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का क्या मतलब होता है, जिसके चारों ओर जो है समुद्र वमुद्र जैसा कुछ नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे है आपका मणिपुर, यहाँ है मिजोरम, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा, असम और यहाँ पे है नागालैंड। मतलब इसके चारों तरफ समुद्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ होती है स्थलबद्ध। तो गाइस यहाँ लिखा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू क्षेत्र का कितना है, 0.7% है। तो मणिपुर की जो कुल भूमि का जो है 1843 वर्ग किलोमीटर जो है नदी घाटी बेसिन है। मतलब आप मणिपुर जब जाएंगे ना दोस्तों तो आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे जिसमें लोग रहते भी हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो है ये नदी घाटी बेसिन है। ठीक है, अब लिखा है फुमडीज मणिपुर कि क्या है, लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे क्या है भूखंड या द्वीप हैं, उसको बोलते हैं हम फुमडीज। मतलब क्या है, पूरा का पूरा झील है, झील के बीच बीच में क्या है आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ठीक है, तो लोग वहाँ पे रहते भी हैं, उनके घर होते हैं, छोटे छोटे हैं काफ़ी। दोस्तों अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, ये देखने वाली चीज़ है। फिर लिखा है इसका निर्माण जो है लटकी हुई क्या सिल्ट में बंधे अपतरणों, मिट्टी या अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। ठीक है, अब लिखा है फुमडीज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग जो है वनावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें लिखा है 12% वनाच्छित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित रक्षित वन के नेटवर्क में है। अब लिखा है राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा जो है मरुस्थल है। मतलब जो अगर आप बात करें कि मरुस्थल में रहने वाली प्रजाति मतलब जाति मतलब लोगों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के मरुस्थल में रहते हैं, तो जो राजस्थान का मरुस्थल है वो सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, इसमें लिखा है कि यहाँ पे क्या है 82 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा घना है। लिखा है अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है और यहाँ केवल जो है 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि करने के लिए है। ठीक है, मतलब कृषि योग्य है। अब सिंचाई सुविधा के विकास के फलस्वरूप क्या है, शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर जो है कुप्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वजह से हुआ है गाइस, सिंचाई सुविधा के विकास की वजह से। अब लिखा है कर्नाटका भारत का क्या है जनसंख्या की दृष्टि से जो है 8वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गढ़। इस राज्य को क्या आईटी पावर हाउस यानी कि सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो गाइस कर्नाटका जैसे कि हम कहते हैं आईटी हब कहाँ है, तो बेंगलुरु का नाम आता है गाइस। ठीक है, और बेंगलुरु कहाँ है आपका, कर्नाटका में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आईटी पावर हाउस बोलते हैं या सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स का ये क्या है दुनिया है कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर का जो मेन जो चिप होती है ना गाइस वो सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और लिखा है कर्नाटका में भी भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है, बेंगलुरु शहर है। और इसमें लिखा है मालनड कर्नाटका का एक क्या है पहाड़ी प्रदेश है। अब गाइस वहाँ पहाड़ कहते जाते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में क्या है पहाड़ है, वहाँ पे क्या है आपका प्लेट्यूज है यानी कि पठार है जिनकी ऊंचाई 1-1 किलोमीटर तक है, तो वो पहाड़ हुए। ठीक है,
तो हालांकि हम उसको पठार बोलते हैं गाइस, ठीक है। और जो पहाड़ अधिकतर हम क्या बोलते हैं, कहाँ के पहाड़ों को पहाड़ बोला जाता है, वो होता है आपका हिमाचल, लाइक हिमालय वाले, ठीक है। अब इसने लिखा है कि ये क्या है, एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अब लिखा है पाट अंचल। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में क्या है, क्या ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। कहाँ पे, पाट अंचल। फिर लिखा है छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, झारखंड के अंदर आता है। फिर लिखा है आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान में ही विश्व के क्या है, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान में कोहिनूर हीरा, तो इसी कारण इस राज्य को क्या है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है, कोल्लूर को, ठीक है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अब लिखा है विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। उत्तर पूर्व क्या होता है गाइस, ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, तो इसके बीच का यहाँ का कुछ है, क्या है, ये एक प्रादेशिक क्षेत्र है। वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, नागपुर आता है, अमरावती, 2 डिवीजन आते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं विदर्भ की। अब लिखा है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और यहाँ लिखा है गढ़चिरौली जिले आते हैं। और लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही, और समुद्र तल से औसत रूप से जो है 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में जो है 30 सितंबर 1993 को क्या होता है, भूषण मतलब बहुत ही बड़ी तीव्रता का क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है। अब वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र राज्य से मिलता है, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है गाइस, सपोज कि ये पहाड़ है और यहाँ से जो है हवाएं चलती हैं, बादल उठते हैं और बारिश होती है। अब ये वाली जो साइड होती है ना गाइस, जहाँ पे बारिश नहीं होती उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। पहला लिखा है कि जो लातूर है किस प्रांत में है, तो गाइस अभी हम पढ़ के आए किस में, महाराष्ट्र में। अब विदर्भ एक क्या है, प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये भी है महाराष्ट्र का अंग है, अभी हम पढ़ के आए गाइस। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश है, ये प्रदेश क्षेत्र है। अब लिखा है पाट अंचल अवस्थित है, तो कहाँ है, झारखंड में है। देखिए क्या लिखा है, पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में क्या ऊंची पहाड़ी शिखर है, और छोटा नागपुर पठार का जो अधिकांश भाग है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, लिखा है आपका झुमरी तलैया नाम हो सकता है आपने काफ़ी सुना हो, मूवीज़ में सुना होगा। तो गाइस ये लिखा है रेडियो पर जो है गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो गाइस ये कहाँ पे है, झारखंड में। देखिए बिहार पीसीएस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो कर्नाटका के, तो गाइस किसे कहा जाता है, ओके, भारत का कोहिनूर। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश के जो है कोल्लूर की खान में ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, और इस कारण इस राज्य को क्या है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है, मतलब राज्य को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को। फिर लिखा है कि जो मणिपुर की अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है गाइस, यहाँ लिखा है पर्वतीय लिखा है। तो लिखा है मणिपुर की कुल भूमि का जो 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है, और यहाँ की कुल जो भूमि है वो 8% है, जबकि मणिपुर की 92% जो है भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फिर लिखा है मणिपुर में कुछ लोग जो है लटकी हुई गाद यानी कि सिल्ट से बंधे अपतरण और क्या है, सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं, और इन द्वीपों को कहते हैं, अभी हमने पढ़ा फूमडी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह लिखा है भारत के किस राज्य को क्या सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया आपका कर्नाटका। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसको ही आईटी पावर हाउस या सिलिकन स्टेट कहते हैं। कर्नाटका में ही भारत की सिलिकन वैली के नाम से प्रसिद्ध क्या बेंगलुरु शहर है। अब लिखा है कि कहा जाता है भारत में सिलिकन वैली स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, लिखा है भारत में कौन सा सही, मतलब इसमें कौन सा सही सीमित है, तो इसमें लिखा है पालनपुर जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। औरंगाबाद गाइस कहाँ पे लिखा है, इसने आंध्र प्रदेश लिखा है। हुबली महाराष्ट्र में लिखा है, और गुंटूर ओडिशा में लिखा है। तो गाइस एक बार देखते हैं औरंगाबाद कहाँ है, एक्चुअल में कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, और पालनपुर आपका गुजरात में है, हुबली आपका कर्नाटका में है, तो और जो आपका है गुंटूर गाइस कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सबसे लिखा है छत्तीसगढ़ मैदान, और झारखंड छोटा नागपुर पठार, और महाराष्ट्र में वृश्चिक छाया प्रदेश है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में लिखा है मालनेट, ठीक है। तो गाइस ये जो डी है वो गलत है, लिखा है मालनेट जो है कर्नाटका का एक पहाड़ी
पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश। तो ये है कहाँ का है गाइस, ये है कर्नाटका का, जो घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब यहाँ जंगल हैं बहुत ज़्यादा। मालनाड कर्नाटका का एक क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लिखा है निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में जो है अवस्थित है। तो इसमें जो लिखा है अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों यहाँ पे हम एक बार दोस्तों ये काम है आपका पढ़ने का, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला जो है आपका एनसीआर में आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में आता है, आपका राजस्थान का कौन सा जिला एनसीआर में आता है। ये गाइस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, फिर लिखा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ लिखा है पंजाब का भाग। ये गाइस हरियाणा आता है, आपका राजस्थान आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन आपका पंजाब नहीं आता। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 शहरों का कौन सा सही क्रम है। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है मैप के बारे में तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आइडिया नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते दोस्तों। जैसे इसमें लिखा है राजकोट, बड़ोदरा और फिर है खड़गपुर और बिलासपुर। तो गाइस इसमें जो है ओके, देखिए इन सब में सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले आता है बीकानेर, यहाँ पे आता है अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से देख लीजिएगा कि कहाँ है। जैसे बीकानेर राजस्थान में, अलीगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में आता है और दरभंगा आपका बिहार और नौगांव आपका असम में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, ये तो बिल्कुल ही समझने से परे, मतलब आप समझ नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश का ये मैप दे रखा है, आपको पता नहीं ABCD क्या पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे कौन से शहर हैं। तो अगर आप इतने चतुर हैं दोस्तों तो आप इसका आंसर बिल्कुल दीजिएगा इसमें से। हालांकि इसका आंसर है सी, बारामूला, श्रीनगर। ओके, हिमाचल नहीं है गाइस, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और करगिल। ठीक है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो गाइस बिल्कुल दीजिएगा। तो ABCD आप ये सब देख सकते हैं। अब आगे लिखा है निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, बताइए कौन से वो 7 राज्य हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी गाइस, बस मैं ये बता सकती हूँ जो भोपाल, अच्छा चलिए आप देख लीजिए। जो भोपाल है वो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, जो कर्क रेखा से क्या है दक्षिण में है। और कर्क रेखा गाइस क्या है आपकी, जो है 23 डिग्री 30 मिनट पे स्थित है। गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पंजाब राज्य की सीमा, इतने बाकी राज्यों की भी सीमा बता दी है। ठीक है, अब लिखा है कि वर्ष 1993 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तब उस समय क्या मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है 7 राज्यों से लगती थी। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही देखिएगा, एक होता है आरोही, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कि किसका क्षेत्रफल बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो गाइस यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन सब में सबसे छोटा तो आप बता सकते हैं गाइस कौन सा है, इन सब में सबसे छोटा आएगा बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं डी, क्योंकि एक जो सेकंड है वो एक ही में है, आप इसका आंसर बता सकते हैं डी। तो इसमें है 3412, यानी कि आपका देखिए सबसे बड़ा है इसमें मध्य प्रदेश है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और बिहार है, जो इन ऑप्शंस में है गाइस उसकी बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर आप बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है। लिखा है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। तो गाइस इन सब में जो है, हालांकि ये सारे राज्य बहुत बड़े बड़े हैं, तो इन सब में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है वो है आपका तमिलनाडु। फिर लिखा है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्थान आता है चौथा। देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, देन आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। तो आप बता सकते हैं राजस्थान हो गया आपका, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश हो गया, गाइस यहाँ पे तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र। तो हम देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है कहीं, तो ठीक है, अदरवाइज बाकी फिर से हम ऑप्शन। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे हम जानते हैं क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहला ही आंसर है। और उसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो वैसे यहाँ पे सी है, अवरोही का मतलब हो गया बड़ा, छोटा छोटा छोटा। तो सबसे बड़ा इन सब में है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, फिर आता है हिमाचल प्रदेश और सबसे छोटा इन सब में है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में बताना है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान गाइस, यानी कि
1A जो 1 है सबसे बड़ा, ठीक है, 1 हो गया। और सेकंड नंबर पे इन सब में देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, फिर आता है गाइस आपका MP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आता है, देन आपका महाराष्ट्र आता है। तो MP इसमें है नहीं, तो सेकंड नंबर पे आपका आना चाहिए महाराष्ट्र, यानी कि 1, 3। तो 2 आंसर आप दोस्तों बता चुके हैं, 1, 3, तो बाकी के आप जान गए हैं 4 और 2 होगा, यानी फिर आएगा कर्नाटका का नंबर और उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो गाइस इसमें तो सिंपल है आंसर आपका, उत्तराखंड सबसे छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां जो है राज्य बताना है। तो गाइस इसमें है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपकी आती है उत्तर प्रदेश की। सेकंड नंबर पर जो जनसंख्या है उसकी बात करें तो वो आती है महाराष्ट्र की, और थर्ड नंबर पर जो जनसंख्या आती है वो आपकी आती है बिहार की। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये 12वां स्थान है। तेलंगाना के गठन के बाद क्या होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान हो गया 13वां। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके उपरांत क्या होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है 12वें स्थान पे आ जाता है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य नहीं हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यानी उत्तर प्रदेश से चिपके हुए कौन से हैं। तो बहुत छोटे छोटे अगर हम जाने तो देखिए उत्तर प्रदेश से आपका क्या क्या मिलता है। उत्तर प्रदेश से आपका राजस्थान मिलता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी मिलता है और झारखंड में मिलता है, तो पंजाब नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, और देख लेते हैं और कौन कौन से मिलते हैं, देखिए क्या क्या मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है आपका, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार है, उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड से तो जुड़ा हुआ है आपका दिल्ली, क्योंकि नोएडा से जुड़ा हुआ है दिल्ली, गाजियाबाद से भी जुड़ा हुआ है दिल्ली। गाइस ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लिखा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से जुड़ा है, तो गाइस 7। ठीक है, अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं ये आप ऐसे देखिए। अगर हम बात करें कि ये असम है तो असम के इधर आता है गाइस वेस्ट बंगाल, नीचे आता है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 राज्यों से जुड़ा है। आगे आगे कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि किससे जुड़ी हुई नहीं है। तो गाइस अगर हम छत्तीसगढ़ को ऐसे बनाते हैं ना, तो देखिए छत्तीसगढ़ के इधर आता है आपका तेलंगाना आता है फिलहाल, अब तो यहाँ पे आता है गाइस महाराष्ट्र, यहाँ आता है उड़ीसा, यहाँ आता है बिहार, बचा यहाँ पे सॉरी बिहार नहीं आता है दोस्तों, छत्तीस, क्योंकि इसके ऊपर आ जाता है झारखंड, झारखंड के ऊपर आता है बिहार। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि बिहार। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक हम तेलंगाना की बात करते हैं गाइस, ये 2014 में बना था और ये क्वेश्चन है 2013 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई क्या है, अधिकतम है। तो लिखा है बेंगलुरु, जोधपुर, दिल्ली या फिर नागपुर। तो गाइस इसमें आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, तो ये कुछ मीटर्स में ऊंचाई लिखी है कि समुद्र तल से सबसे ऊंची इनमें से कौन सी है, तो इन सब में से गाइस बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये विश्व ओके, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ये बात सही है, हमने अभी पढ़ी। फिर लिखा है ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है और जिसका कारण क्या है, अत्यधिक जो है मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, यहाँ केवल जो है 40 से 60% पर क्षेत्र पर क्या होती है, कृषि होती है। और फिर लिखा है शुद्ध बोई क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या है, चारागाह क्षेत्र के जो है विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो गाइस चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर है डी, ABCD सारे सही। ओके, तो शुद्ध बोई एक्चुअली क्या है, सिंचाई सुविधा की वजह से क्या होता है गाइस, यहाँ पे चारागाह क्षेत्र पर के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो शुद्ध बोई क्षेत्र में वृद्धि के कारण, और गाइस ये वृद्धि किस वजह से हुई है, तो ये सिंचाई सुविधाओं की वजह से हुई है। ठीक है, तो यानी कि ABCD 1, 2, 3, 4 सारे ही सही हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप क्या शुद्ध बोई क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या होता है, चारागाह क्षेत्र में का क्या है, विस्तार हुआ है। तो गाइस सारे सही हैं। तो इसमें लिखा भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो गाइस यहाँ लिखा है ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, इसका जो है 80% से अधिक क्षेत्र मतलब वनाच्छादित है और
प्रतिशत से अधिक जो है वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित जो है क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। गाइस ये बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं गाइस, वो हम बात कर रहे हैं किसके? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी जो है राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है 80% भाग जो है वनावरण के अंतर्गत आता है और 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस क्षेत्र के रक्षित वन के नेटवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं एक बार हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा है। ठीक है, अब लिखा है वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी जो है राजधानी क्या थी? तो गाइस उसकी राजधानी थी कर्नूल। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है मद्रास। तो लिखा है कि मद्रास राज्य के अंतर्गत जो है आपका तेलुगु भाषी, तो मद्रास का याद क्या है, जो कि है आज तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें लिखा है तेलुगु भाषी के जो है अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले कौन? अमरजीवी पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप क्या होता है, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? कर्नूल थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1956 को आंध्र प्रदेश में जो है हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात जो है इसकी राजधानी क्या हो जाती है? हैदराबाद हो जाती है। मतलब देखिए भाषा के आधार पे क्या होता है, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है गाइस, और मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है। मद्रास जो कि आज का तमिलनाडु है। ठीक है, वहाँ तमिल बोला जाता है, और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो जब इसका गठन होता है 1953 में होता है, और कब होता है? क्या आमरण अनशन पे बैठे होते हैं पोट्टी श्री रामलू, तो इनकी क्या होती है? हत्या हो जाती, हत्या नहीं हो जाती है गाइस, इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आमरण अनशन पे होते हैं, भूख से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1953 में होता है, और तब उसकी जो राजधानी होती है वो गाइस यहाँ पे लिखे है कर्नूल। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है 1956 में क्या होता है, इसकी राजधानी बदल के हैदराबाद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो गाइस अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जिले जो है आपके उत्तर प्रदेश में है 75। ठीक है, बाकी आप देखिएगा एक साथ लिस्ट में इसकी आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में 52 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में आपके 37 है, सबसे ज़्यादा जो है आपके उत्तर प्रदेश में है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो, हालांकि ये बदले नहीं है अभी तक, 75 ही है। ठीक है, अब लिखा है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो यहाँ लिखा है 4 राज्यों की सीमा। आइए देखते हैं। लिखा है पर्वतमाला और जंगलों से आच्छादित और प्राकृतिक जो संपदाओं से परिपूर्ण मिजोरम के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को क्या है विभाजित कर जनपद सोनभद्र एक सृजित किया गया था, और ठीक है का सृजन किया गया था। और सोनभद्र जिले की सीमा जो है 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से है? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश और झारखंड है। लिखा है 4 दक्षिणी राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक जो भारतीय राज्यों से के साथ जो है सीमा बनाता है? तो गाइस हम जब नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कर्नाटका है, फिर यहाँ पे केरल है, तमिलनाडु है, एंड देन यहाँ पे आपका आता है आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो हमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा। तो गाइस यहाँ लिखा है केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में से प्रत्येक यानी कि दोनों, और तमिलनाडु केरल। तो गाइस केरल तमिलनाडु किसी बहुत ज़्यादा राज्यों के संग नहीं बनाते, ये तो आप मान के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद बात होती है आंध्र प्रदेश की और कर्नाटका की, तो ये दोनों बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें देखो वर्तमान जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद क्या दिए गए राज्यों में उसकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो करता है आंध्र प्रदेश करता है। गाइस अब ये काम आपका है एटलस में खुद से देखिए। ठीक है, कि कर्नाटका कितने राज्यों से कनेक्ट होता है और आपका आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से कनेक्ट होता है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? लिखा है आंध्र प्रदेश बिल्कुल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर भी वही है गाइस, ए है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो है तेलंगाना से मिलते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। अब इसमें गाइस राजधानी की बात लिखी है, यानी कि त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, और आपकी जो ये है मणिपुर है गाइस उसकी आइजोल। इसमें लिखा है मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है, ना कि आइजोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गाइस ये सबको पता है गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर है। ईटानगर
किस राज्य की राजधानी, तो गाइस ईटानगर जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और जबकि मिजोरम की क्या है गाइस, आइजोल है। और त्रिपुरा की अगरतला है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ठीक है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी, तो गाइस अभी जो आपका 2020 में चेंजेस हुए हैं उसके बाद भारत का कोई भी 29वां राज्य नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो हैं 28। तो भारत का उस वक्त जो 29वां राज्य था तो गाइस वो था तेलंगाना। तो तेलंगाना की जो राजधानी थी, मतलब अगर हम 2020 से पहले यानी कि जब जम्मू कश्मीर का हिसाब किताब नहीं हुआ था, जब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, जो 29वां राज्य था वो बना था आपका 2014 में तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी थी गाइस उस वक्त हैदराबाद। ठीक है, बट अगर हम 2020 की बात करते हैं तो अभी हमारे पास जो राज्य है वो है 28। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है जो मैंने बोल दी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। इसमें लिखा है मिजोरम, आइजोल। ठीक है, असम है दिसपुर, मेघालय है आपका शिलोंग, मतलब ये राजधानी है। फिर मिजोरम है आइजोल और नागालैंड है आपका कोहिमा। ओके, तो गाइस यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, यानी कि राजधानी नगर नहीं है। इसमें लिखा है सी बेंगलुरु, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर जो है राजधानी है। तो गाइस अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है, और यहाँ पे है गांधीनगर जो कि आपकी गुजरात की राजधानी है। गाइस ये राजधानी नहीं है कर्नाटका की, कर्नाटक की। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, अब लिखा है गाइस यहाँ पे वैसे कर्नाटका की राजधानी आपकी बेंगलुरु है, सुनियोजित नहीं है गाइस, अलग चीज़ है वो। ठीक है, अब इसमें लिखा है सूची 1 सूची 2 असम, तो गाइस ये भी राजधानी है। तो इसका आंसर देंगे दोस्तों आप। ठीक है, ये बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, मतलब बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर आप दीजिए। फिर यहाँ पे असम, मिजोरम, गुजरात और मणिपुर की राजधानी बतानी है। ये भी गाइस आप बताइए असम की क्या है, तो आपकी मिजोरम की क्या है गाइस, और गुजरात की क्या है, और मणिपुर की क्या है। ठीक है, आगे देखिए देख लेते हैं। चलिए, असम दिसपुर है, मिजोरम आइजोल है, आपका गुजरात गांधीनगर और मणिपुर इम्फाल है। अब लिखा है भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ जो है सीमा बनाता है, तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश। अब गाइस आते हैं देखते, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं देख लीजिए। और जो उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों के संग बनाता है, आप देख लीजिएगा 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली के संग सीमा बनाता है। फिर हिमाचल प्रदेश की गाइस देखिए आप, और मध्य प्रदेश की देखिए। उसके बाद लिखा है कि आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से बनती है, पुडुचेरी केंद्र शासित। ठीक है गाइस, ये वही सब है, कौन किससे सीमा बनाता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस एक क्वेश्चन यहाँ पे और बचता है, लिखा है कि मध्य प्रदेश कि किस राज्य की सीमा नहीं छूती है मध्य प्रदेश से, तो इसमें लिखा है झारखंड। झारखंड से नहीं छूती है। एक्चुअल में क्या है, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश बनाते हैं तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से है, आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से है। झारखंड की सीमा बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से छूती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम अभी राज्य पढ़ रहे थे वो तो हो गया कंप्लीट। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही छोटा सा ये भी पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके बारे में बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है ऐसा, जो उसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो गाइस अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो एक वीडियो को करिए पॉज, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कुछ नहीं समझ में आता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं गाइस कितना बचा है हमारा। तो 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, और ये हो जाएगा खत्म। मतलब 3 पेज में हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा खत्म। तो चलिए गाइस फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि जो 26 जनवरी 2020 से भारत में जो है 28 के जो राज्य हैं और 8 जो हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दादर नगर हवेली और दमन एक होकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर यहाँ लिखा है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और जो दमन दीव है उन दोनों का विलय हो जाता है, और ये क्या है, 1 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। लिखा है आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद जो है हमारे पास कितने स्टेट हो गए थे, 29। ठीक है, फिर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर क्या होता है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे पास क्या होते हैं स्टेट जो होता है, एक स्टेट क्या होता है कम हो जाता है, यानी कि अब हो गए 28। और जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश थे वो हो जाते हैं आपके पास 8। तो कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो देख लीजिएगा इस कौन कौन से हैं। दिल्ली है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये आपके हो गए केंद्र शासित प्रदेश। देखिएगा इस कौन कौन से हैं, आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपके पास है दादर नगर हवेली दमन दीव है, और उसके बाद एक यहाँ पे पुडुचेरी है, और उसके बाद 2 और कौन कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। और पुडुचेरी में हम 3 जगह देखते हैं गाइस, एक
यमन पुडुचेरी, एक कराईकल पुडुचेरी, एक पुडुचेरी और एक माही पुडुचेरी, यानी कि चार हैं, 3 नहीं 4 हैं गाइस। एक तो आप सिर्फ पुडुचेरी बोलेंगे, कराईकल पुडुचेरी है, यमन है और एक माही है, ये सारे पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें, विस्तार की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आता है 6 डिग्री और यहाँ पे लिखा है 14 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपका 92 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब लिखा है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, तो वो क्या करता है, अंडमान और द्वीप निकोबार के बीच में अगर हम बात करें तो कौन से अक्षांश आता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है, यानी 10 डिग्री चैनल आता है। फिर लिखा है अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो है 8249 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, यानी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, वो है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार की जो जनसंख्या है गाइस 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे लिखी है 3,80,581। फिर लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप में क्या होता है, महा अंडमानी, फिर है ओंगे, फिर लिखा है जारवा और सेंटिनली। ये जो है 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ट्राइब्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी है एक बार फिर से देखते हैं, महा अंडमानी हो गया, ओंगे हो गए, जावरा और सेंटिनली हो गया, ये सारी निग्रोटो जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है गाइस हम सब जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। तो ये क्या है, इसके आसपास के क्षेत्र को और उसके आसपास के क्षेत्र को जो है 1 नवंबर 1966 को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी जो आपका चंडीगढ़ है वो आपका 1966 में जो है आपका यूनियन टेरिटरी बनता है, और हरियाणा और पंजाब की ये क्या है, एक ही राजधानी है। तो गाइस बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो आपकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है। ठीक है, अब लिखा है चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो जनसंख्या है वो है 10 लाख। गाइस आगे बढ़ते हैं, दादर नगर हवेली गुजरात और जो है महाराष्ट्र राज्य से घिरी हुई है। तो गाइस यहाँ आता है आपका महाराष्ट्र, ये आ गया आपका गुजरात, यहाँ आ गई आपकी दादर नगर हवेली। तो किससे घिरी हुई है, गुजरात और महाराष्ट्र थे। फिर लिखा है कि दादर और दूसरा नागर हवेली, मतलब इसके 2 भाग हैं, दादर और नागर हवेली। तो दादर और नागर हवेली का जो क्षेत्रफल है 491 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या इसकी हो गई 3.44 लाख हो गई। और 26 जनवरी 2020 में क्या होता है, दमन द्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश था और ये 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था, और दमन और दीव के मध्य जो है खंबात की खाड़ी स्थित थी। तो गाइस यहाँ पे है आपका खंबात की खाड़ी जो स्थित है दमन द्वीप के मध्य। दमन और दीव जो है का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था गाइस, दादर नगर, अभी हम पढ़ रहे हैं दमन द्वीप। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 111 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या हो गई 3247, मतलब ये हो गई 2,43,247 और किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरा आता है गाइस हमारे पास क्या, दिल्ली। तो ये क्या है, भारत की राजधानी है और दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है 1483 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या हो गई 1.68 करोड़ है, जो कि जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार, हालांकि आज ये 2 करोड़ के आसपास है गाइस। ठीक है, अब बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब अगर आप बात करें कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूनियन टेरिटरीज में तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। आगे है भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है गाइस लक्षद्वीप। इसकी अगर हम बात करें तो ये 32 वर्ग किलोमीटर में ही है सिमटा हुआ। ठीक है, बहुत ही छोटा था। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे कम जनसंख्या है गाइस, यहाँ पे कितनी है 64,473 व्यक्ति हैं यहाँ पे, सिर्फ इतने से ही हैं 64,000 के आसपास। ठीक है, और इसके अंदर टोटल जो द्वीप है ना गाइस वो कितने हैं, वो है आपके पास 36। और जो इसकी राजधानी है वो है कवरत्ती। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुडुचेरी की। तो ये इसमें जो है 4 जिले हैं गाइस। ठीक है, एक है आपके पास कराईकल और पुडुचेरी, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के पास मिलेंगे। यमन आपको आंध्र प्रदेश के पास मिलेगा और माहे आपको केरला के पास मिलेगा। पुडुचेरी का जो क्षेत्रफल है गाइस 490 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या है 12 लाख के आसपास। ठीक है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो पुडुचेरी ही है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बचे 2 पेज। तो गाइस यहाँ पे कहानी चलेगी दमन दीव और दादर नगर हवेली की, जो अभी इसमें कहानी नई हुई है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखा है दमन और दीव जो है भारत के पश्चिमी भाग यानी कि गुजरात राज्य में अवस्थित है और दमन गुजरात के क्या है वलसाड़ जिले के निकट, जबकि जो दीव है वो आपके गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर में स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो गाइस हम ये देखिए, अगर हम कहें अंग्रेज भारत से कब गए 1947 में, तो
गाइस यहाँ पे देखिए क्या है कि जो दमन द्वीप है उससे जो अंग्रेज यानी कि पुर्तगाली कब गए हैं 1961 में, भारत के आज़ाद होने के भी कुछ 12, 13, 14, 15, 100 साल बाद। ठीक है, अब इसमें लिखा है दमन द्वीप जो वर्ष 1961 से लेकर 1987 तक गोवा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। फिर लिखा है कि 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में क्या होता है, गोवा को पूर्ण राज्य, मतलब पहले गोवा भी क्या होता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज था, 1987 में क्या होता है, ये एक पूर्ण राज्य बन जाता है और दमन द्वीप क्या रह जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश रह जाता है। फिर लिखा है दमन जिला जो है मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और ये उत्तर पूर्व और दक्षिण में जो है गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में क्या है गाइस, अंडमान सागर है और नासिक में आने वाली जो दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है, मतलब नासिक से आती है और दमन जो क्षेत्र जिला है, मतलब जिला है, उसके मध्य से आपकी दमन गंगा बहती है और इसे दो भागों में यानी कि मोती दमन और क्या है नानी दमन में बांट देती है। मतलब दमन गंगा जो जाती है, एक साइड हो गया मोती दमन, एक साइड हो गया नानी दमन। आगे बात करते हैं दादरा नागर हवेली की, तो दादरा नागर हवेली पर जो है 1783 में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। फिर 1954 में दादरा नगर हवेली को जो है पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र करा दिया गया। और गाइस दमन द्वीप का हमने कब देखा था, यहाँ हमने दमन द्वीप का देखा था गाइस 1961 में, पुर्तगाली गए थे यहाँ से। ठीक है, और ये लोग कब गए हैं, यहाँ से दादरा नगर से गए हैं 1954 में। अब लिखा है 1954 से लेकर 1961 तक जो ये इसका जो प्रशासन है, एक नागरिक परिषद जिसका नाम था स्वतंत्र दादरा नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा चलाया जाता था। अब लिखा है 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो भौगोलिक रूप से दादरा नगर हवेली जो है 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य एक क्या है, स्थल अवरुद्ध जो है प्रदेश है। दमन गंगा नदी जो है दादर और नागर हवेली से भी होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितनी है गाइस, ये देखिए क्वेश्चन है 2010 का, हम बात कर रहे हैं 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे 7 ना होके कितने हैं, 8 है। तो गाइस ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा गाइस। फिर लिखा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा संघ राज्य है गाइस यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा है कि 20 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार जो है सबसे बड़ा संघ राज्य जो है अब जो हो गया आपका गाइस लद्दाख। फिर लिखा है भारत, मतलब उसमें जो ऑप्शन है उसमें दिल्ली, लेकिन अब जो हो गया आपका लद्दाख हो गया सबसे बड़ा एरिया वाइज बोला है गाइस इसमें, तो ये हो गया आपका लद्दाख। तो लिखा भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ लिखा है लक्षद्वीप और इसमें क्या है 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 36 इसमें द्वीप है, जनसंख्या इसकी है 64,000 के आसपास। ठीक है, अब लिखा है पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है 4 जिलों, ओके कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 4 जिलों में है, एक आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है, एक आपका केरला में है, तो इन तीनों में है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस लास्ट पेज है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। ओके, तो इसमें लिखा है पुडुचेरी जो 4 जिलों में विभाजित है, जिसमें से 2 कराईकल है और पुडुचेरी जो है आपका तमिलनाडु में आता है और जो आपका येमेन है वो आपका आंध्र प्रदेश में आता है और माहे जो है आपका केरल में आता है। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो इसमें लिखा है त्रिपुरा कोई केंद्र शासित क्षेत्र नहीं, हालांकि लक्षद्वीप, दमन-दीव और पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि है दादरा नागर हवेली दमन द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है दमन द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये लिखा है स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था और दमन द्वीप के बीच क्या है, खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। आइए दोस्तों, इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न काल के अनुसार क्या है, दमन द्वीप भारत का संघ शासित प्रदेश था जो 2 भागों यानी कि दमन द्वीप में विभाजित था और दमन द्वीप की जो राजधानी है दमन थी। ठीक है, दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों के गुजरात के शाह से दमन का अधिकरण किया और 1523 में क्या है दमन बंदरगाह पहुंचे। फिर लगभग जो है 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात 1961 में क्या होता है, पुर्तगालियों ने इसे क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, ना कि ये अंग्रेजों से। ठीक है, पुर्तगालियों से स्वतंत्र होता है, ना कि अंग्रेजों से, तो पहला हो गया गलत। फिर इसमें लिखा है दूसरा तीसरा सही है। और 26 जनवरी 2020 में क्या होता है, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप का विलय हो जाता है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन गाइस क्या है, इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गया एक संघ शासित क्षेत्र है, तो बताना है कौन सा। तो गाइस ये है दादरा नगर हवेली, पहचान जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना पैनिक मत करिए, IAS का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। लिखा है सिलवासा राजधानी है, तो गाइस किसकी है, दादरा नगर हवेली की, ये 2007 की बात है। तो गाइस लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो गोवा नहीं है, क्योंकि वो अब क्या है, एक राज्य है। तो गाइस ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वही सब है, कुछ नया नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को करिएगा लाइक, ठीक है। कुछ भी आपको पसंद आई है अगर वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यार वीडियो पसंद आ रही है मैम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, आराम से करिएगा, वीडियो देख लीजिए, 2-4 अच्छी लगे तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं अपने चैनल का नाम बता दूँ तो ये है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है आप लोगों के। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो का करते हैं एंड, बाकी जो है अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।